तो बच्चों, आज हम अंकुश हिंदी पाठमाला भाग 8 का पाठ 4 लेकर उपस्थित हूँ, जिसकी कहानी शीर्षक है बौद्ध गाथाएं। बच्चों, आप लोग महात्मा बुद्ध की बहुत सारी कहानियाँ सुनी होंगी। उनकी हर घटना के पीछे कोई न कोई हमें सीख मिलता है। उसी में से इन्होंने इसमें दो कहानी के माध्यम से हमें शिक्षा दिए हैं। पहला है संगति का असर। बच्चों, संगति का बहुत ही बड़ा प्रभाव पड़ता है मनुष्य के जीवन पर। जैसा संगति मिलता है हम वैसा ही हो जाते हैं। तो यहाँ पाठन पूर्वबोध है कि हम अपने आसपास की घटनाओं और उदाहरणों से बहुत कुछ सीख सकते हैं। बात बिल्कुल सही है। हम समझने का हमें नज़रिया होना चाहिए। हमें जिस दृष्टि से किसी घटना को हम किस दृष्टि से देखते हैं यह हमारे ऊपर ही डिपेंड करता है। बात बस इतनी सी है कि हम दुनिया को किस नज़रिए से देखते हैं। हमारे महापुरुषों ने हमें दुनिया को देखने का वह नज़रिया समझाया और बताया है। भावबोध है। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध का उद्देश्य सद्गुणों के महत्व को प्रकाश में लाना था। उपयुक्त दो कथाओं में उन्होंने संगति के प्रभाव तथा विषम परिस्थितियों में साहस और बुद्धिमत्ता से कार्य करने की सीख दी है। यहाँ दो कहानी दिए हैं। उसमें एक कहानी में उन्होंने संगति के असर का महत्व बताया है और दूसरा में साहस और बुद्धि से कार्य करने की सीख दी है कि हम चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। इसमें क्या जीवन मूल्यबोध है कि अच्छी संगति में रहना और अच्छी आदतें अपनाना, जीवन में उन्नति का मार्ग चुनना, मंदबुद्धि व्यक्ति का उपहास न करना, दूसरों की कमियों को समझदारी से दूर करने का प्रयास करना। बच्चों, बिल्कुल बात सही है। किसी का हमें मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। किसी की कमी है तो उसे दूर करने का प्रयास करना चाहिए, उसकी तारीफ करना ही चाहिए, बुराई नहीं। और अच्छी संगति में रहने का आदत डालना चाहिए ताकि हमारे सभी गुण जो है सो अच्छे हो जाएं। तो पहला है आपका दो कहानी में से पहला है संगति का असर। आइए देखते हैं क्या है इसमें। एक दिन तीसरे पहर बुद्ध नित्य नियम के अनुसार अपने भिक्षुओं के साथ मार्ग से जा रहे थे। तभी मार्ग के बीचों बीच उन्हें रस्सी का एक टुकड़ा पड़ा दिखाई दिया। बुद्ध रुक गए और उन्होंने एक भिक्षु को वह रस्सी उठाने को कहा। भिक्षु ने तुरंत रस्सी उठाकर उनके हाथ में दे दी। अब इसे सूंघो और बताओ इसमें कैसी गंध आ रही है, बुद्ध ने पूछा। एक भिक्षुक ने सूंघा और बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा, इसमें से दुर्गंध आ रही है। दुर्गंध क्यों आ रही है? बुद्ध ने शांत स्वर से पूछा। शायद इसका प्रयोग मछलियां बांधने के लिए किया गया था, भिक्षु ने उत्तर दिया। क्या रस्सी की ऐसी दुर्गंध होती है? बुद्ध ने पूछा। नहीं, कभी नहीं। साधारणतया रस्सी में कोई विशेष गंध नहीं होती, सब एक स्वर में बोले। तब इस रस्सी में यह दुर्गंध क्यों है? कोई बता सकता है? सब चुप होकर इसके बारे में सोचने लगे, परंतु किसी को भी इसका समुचित उत्तर नहीं सूझ रहा था। बुद्ध ने समझाया, मूल रूप से रस्सी में कोई गंध नहीं थी। चूंकि मछली बांधने के लिए इसका प्रयोग किया गया, इसलिए इसमें भी उसकी गंध समा गई। यही दुर्गंध अब रस्सी के इस टुकड़े का एक अंग और विशेषता बन गई है। जो भी इसे हाथ में पकड़ेगा उसके पास से भी यही दुर्गंध आने लगेगी और वह इसे फेंक देगा। सब ध्यान से उनकी बातें सुन रहे थे किंतु समझ नहीं पा रहे थे। बुद्ध ने आगे कहा, हम मनुष्य भी रस्सी के इस टुकड़े के समान हैं। बुरे लोगों की संगति में आ जाने से हम भी बुरे लोगों की संगति में अनजाने ही हम भी बुरी आदतें अपना लेते हैं। ये आदतें हमारे स्वभाव का अंग बन जाती हैं और इनसे छुटकारा पाना बहुत कठिन हो जाता है। परिणाम स्वरूप हमें बुरा समझकर लोग हमारी संगति से बचना चाहते हैं। हमें इस विषय में सावधान रहना चाहिए कि हम किसकी संगति करें और किसकी नहीं। सब समझ गए कि अच्छी संगति में रहने के महत्व को समझाने के लिए ही बुद्ध ने रस्सी के टुकड़े का उदाहरण दिया था। उन्होंने उपदेश देते हुए आगे कहा, कोई जन्म से अच्छा या बुरा नहीं होता, यह सब हमारे मन की भावना है। इसे मैं दो लोगों के उदाहरण से समझाऊंगा जिन्होंने एक ही आरंभिक बिंदु से शुरुआत की थी। एक पर्वत पर चढ़ने लगता है और दूसरा पर्वत के नीचे उतरने लगता है।
समय के साथ पहला शिखर यानी चोटी पर पहुंच जाएगा, जबकि दूसरा नीचे उतरकर तल यानी धरती पर आ जाएगा। केवल एक पग ऊपर या नीचे रखने से कितना भारी अंतर पड़ जाता है। हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि जीवन में हम सदा ऊपर की ओर ही चले, न कि नीचे की ओर पग बढ़ाएं। ऐसा हम ठीक संगति में रहकर ही कर पाएंगे, जो हमारे आचरण यानी कि व्यवहार को प्रभावित करती है और व्यवहार में स्पष्ट रूप से झलकती है। आइए इसका मौखिक प्रश्न देखते हैं। एक रस्सी में कैसी स्वाभाविक गंध होती है? तो एक रस्सी में कोई विशेष गंध नहीं होती है। भिक्षुक किस बात पर समुचित उत्तर नहीं दे पाया? भिक्षुक ने इस बात का समुचित उत्तर नहीं दे पाया कि क्या रस्सी में पहले से कोई गंध थी। रस्सी में यह गंध क्यों है? पर्वत पर चढ़ने या उतरने का उदाहरण क्यों दिया गया है? पर्वत पर चढ़ने या उदाहरण दे करके महात्मा बुद्ध ने हमें यह समझाया है कि एक पग ऊपर या एक पग नीचे रखने से कितना भारी अंतर पड़ता है। बात पग की है, एक पग बढ़ाने की, उसे हम आगे की ओर बढ़ाएंगे तो आगे बढ़ते जाएंगे, ऊपर की ओर बढ़ेंगे, और उसको नीचे की ओर बढ़ाएंगे, पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो हम जिंदगी में पिछड़ जाएंगे। इसलिए हमें हमेशा अपना पग आगे की ओर बढ़ाना चाहिए और विचार सकारात्मक रखना चाहिए। तो चलिए अगला कहानी देखते हैं। मूर्ख ने सीखा। अपने अनेक शिष्यों में बुद्ध को दो भाई रेवत और बंदूक अत्यंत प्रिय थे। बड़ा भाई रेवत समझदार और बुद्धिमान था, जबकि छोटा भाई बंदूक मंद बुद्धि और भुलक्कड़ था। उसे कोई बात याद कराने के लिए हर बात कम से कम 10 बार बतानी पड़ती थी। इससे उसके आसपास के लोगों को भी असुविधा होती थी और वे उससे अप्रसन्न रहते थे। यहाँ तक कि उसका बड़ा भाई भी उसके मूर्खता से परेशान हो गया था, क्योंकि इसके कारण उसे भी जब तब लज्जित होना पड़ता था। अपने भाई की और अधिक मूर्खता जब रेवत से सहन नहीं हुई तो उसने अपने भाई को खूब फटकार लगाई। तुम जन्मजात मूर्ख हो, तुम्हें बदल पाना असंभव है। मुझे अकेला छोड़ दो ताकि मैं शांति से रह सकूं। बंदूक को न केवल अपने भाई से बल्कि दूसरों से भी ऐसी डांट फटकार सुनने की आदत सी पड़ गई थी, किंतु उस दिन भाई की बातों से उसे बहुत पीड़ा पहुंची और तुरंत घर छोड़कर चला गया। बंदूक वहां गया जहां बुद्ध उस समय निवास कर रहे थे। वह प्रवेश द्वार पर बैठकर जोर जोर से रोने लगा। बुद्ध द्वार से बाहर आए और उन्होंने उससे पूछा, बंदूक क्या हुआ? तुम क्यों रो रहे हो? लगता है सब मुझसे तंग आ गए हैं। वे मुझे डांटते रहते हैं और जब तक मुझे मूर्ख कहते रहते हैं। अब मुझसे और सहन नहीं होता। अपने आंसू पोंछते हुए बंदूक ने कहा, दूसरे क्या कहते हैं उस पर ध्यान मत दो। मैं नहीं मानता कि तुम मूर्ख हो। बुद्ध ने उसे सांत्वना दी। तो सब मुझे मूर्ख क्यों कहते हैं? बंदूक ने पूछा। वह इसलिए कि तुम सही काम करने का प्रयास ही नहीं करते। तुम मूर्ख नहीं हो, क्योंकि मूर्ख वह होता है जो यह सोचकर कि वह बहुत अधिक जानता है अत्यधिक आश्वस्त हो जाता है और सुधरना या बदलना नहीं चाहता है। बुद्ध ने समझाया। उनके शब्दों से प्रोत्साहित होकर बंदूक ने अनुरोध किया, मैं गंभीरता से काम करना कैसे सीख सकता हूँ? कृपया मुझे सिखाइए, क्योंकि मैं सचमुच बदलना चाहता हूँ। ठीक है, मैं इसमें तुम्हारी सहायता करूँगा, बुद्ध ने कहा। कल प्रातः काल तुम मुझे यहाँ प्रवेश द्वार पर मिलना, कहकर वे चले गए। अगले दिन सवेरे बुद्ध ने बंदूक को एक झाड़ू दिया और उसे प्रवेश द्वार स्वच्छ करने के लिए कहा। बंदूक तुरंत राजी हो गया। फिर बुद्ध ने कहा, झाड़ू लगाते समय बार बार यह दोहराते जाना, मुझे गंदगी साफ करनी है, मुझे गंदगी साफ करनी है। आपने क्या कहा? कृपया फिर से कहें, बंदूक ने उलझन भरे स्वर में कहा। मुझे गंदगी साफ करनी है, बुद्ध ने धीरे धीरे दोहराया। मुझे करनी है क्या? साफ क्या? इतने सरल वाक्य को दोहराने में भी बंदूक को उलझन का अनुभव हो रहा था। हताश मत हो। यदि तुमने गंभीरतापूर्वक इस वाक्य को सीख लिया तो तुम इसे स्मरण कर लोगे। यह कहकर बुद्ध ने उसके बड़े भाई रेवत को बुलाया और वाक्य याद करने में मदद करने को कहा। रोज सवेरे बंदूक यह वाक्य दोहराते हुए प्रवेश द्वार साफ करता।
बरसात का दिन हो या गर्मी वाला दिन हो, बंदूक ने एक दिन का भी नागा नहीं किया। वह अपना काम करता रहा। धीरे धीरे बंदूक को यह अच्छी तरह याद हो गया। उसने न केवल इसे याद किया बल्कि इस पर गंभीरता पूर्वक विचार भी किया। वह अब यह समझ सकता था कि गंदगी किसी व्यक्ति के मन के बुरे विचारों का भी प्रतीक है, जो किसी की भी विचार प्रक्रिया को दूषित कर देती है। इसलिए उसे दूर करना आवश्यक है। प्रवेश द्वार की गंदगी साफ करने की तरह ही वह अपने मन और विचारों को भी स्वच्छ कर सकता है। एक बार जब उसका मन इस प्रकार से प्रशिक्षित हो गया तो वह सभी बातों को अच्छी तरह से समझने लगा। समय के साथ साथ उसे सभी बातों की अच्छी समझ हो गई, यहाँ तक कि कभी कभी उसकी कही हुई कुछ बातों से लोग भी प्रभावित हो जाते। सभी को आश्चर्य हो रहा था कि बुद्ध ने उस जैसे व्यक्ति में कैसा परिवर्तन ला दिया था। जब लोगों ने बुद्ध से इसका कारण पूछा तो उन्होंने कहा, यह सोचना ठीक नहीं कि कोई जन्म से ही बुद्धिमान या मूर्ख होता है। कुछ लोग निश्चित रूप से अन्य लोगों से अधिक बुद्धिमान होते हैं। बातों को ठीक ढंग से समझने के लिए हर किसी को प्रशिक्षित किया जा सकता है। इसके लिए स्वयं उस व्यक्ति को भी गंभीर होना चाहिए। संक्षेप में यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि वह सीखने और समझदार होने के लिए अनुप्रेरित है या नहीं, उत्सुक है या नहीं, या वह जैसा है वैसा ही रहना चाहता है। सबको बुद्ध की बात उचित जान पड़ी क्योंकि उनके सामने बंदूक का जीता जागता उदाहरण था। आइए इसका मौखिक देखते हैं। कौन समझदार और कौन मंदबुद्धि था? तो रेवत समझदार और कौन था मंदबुद्धि बच्चों? कहानी में याद है, बंदूक मंदबुद्धि था। बंदूक को किस बात की पीड़ा हुई? बंदूक को जो उसके बड़े भाई ने फटकार लगाई और कहा कि तुम जन्मजात मूर्ख हो, तो उसे इस बात की पीड़ा हुई। बुद्ध ने बंदूक को कौन सा काम दिया और क्या दोहराने के लिए कहा? बुद्ध ने बंदूक को झाड़ू लगाने का काम दिया और बोले कि यह बात दोहराते जाना कि मुझे गंदगी साफ करनी है, मुझे गंदगी साफ करनी है, यह बात दोहराने के लिए कहा। जो कम बुद्धिमान है उसे क्या करना चाहिए? जो कम बुद्धिमान है उसे स्मरण करते रहना चाहिए। चलिए आगे अब देखते हैं, शब्दार्थ देखते हैं। नित्य, प्रतिदिन, समुचित, उपयुक्त, संगति, साथ रहना, तालमेल। मंदबुद्धि का अर्थ होता है कम अक्ल वाला। जन्मजात मतलब जन्म से। आश्वस्त होना यानी तसल्ली होना, संतुष्ट होना। प्रशिक्षित, प्रशिक्षण प्राप्त। मार्ग, रास्ता, शिखर अर्थात चोटी। आचरण का अर्थ व्यवहार होता है। भुलक्कड़ जो भूलने वाला होता है। प्रयास, कोशिश, परिवर्तन, बदलाव, अनुप्रेरित, प्रोत्साहित। इसे मुहावरा है मुंह बनाना यानी पसंद न आना, नाखुश होना। इसे हम वाक्य बना सकते हैं। चलिए बच्चों, आज आपका ये लेसन पूरा हुआ, पार्ट 4। इसका मौखिक और शब्दार्थ कर लेंगे आप लोग। राइटिंग भी एक पेज लिख लेंगे सुंदर से। फिर मैं अगले दिन आपका प्रश्नोत्तर, पाठ ज्ञान और भाषा बोध इत्यादि लेकर के उपस्थित होंगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।